अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज़ ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। आज हम लोगों ने ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है जो कि एसिड और बेसिस से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखना है। इन 1923 the Danish chemist Bronsted and the English chemist Lorry independently presented their theories of acids and bases on the basis of proton transfer. 1923 में डेनमार्क से ताल्लुक़ रखने वाले केमिस्ट ब्रोंस्टेड और इंग्लिश केमिस्ट लोरी ने प्रोटॉन ट्रांसफर की बुनियाद पर एसिड और बेस की थ्योरी इंडिविजुअली तौर पे पेश की थी। यानी इन दोनों ने एसिड और बेसिस की अलग-अलग थ्योरीज पेश की थी जो कि प्रोटॉन ट्रांसफर की बेस पे थी। इन दोनों केमिस्ट ने जो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट दिया था वो प्रोटॉन ट्रांसफर की बेस पे था। ठीक है, अब हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि प्रोटॉन क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ये जानना है कि प्रोटॉन क्या होते हैं। हम लोग इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन के एटम से ले लेते हैं कि हाइड्रोजन, हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं और हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने हाइड्रोजन के एटम की बात करनी है कि ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये एक हाइड्रोजन का एटम है। ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन मौजूद है। प्रोटॉन इसका 1 है और इसका न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी डेफिनेटली 1 ही होगा। अब अगर हाइड्रोजन का ये एटम, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को डोनेट कर देता है, मुकम्मल तौर पे शेयरिंग नहीं करता बल्कि मुकम्मल तौर पे ही दे देता है, डोनेट कर देता है किसी को, तो पीछे तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहेगा। ठीक है, इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन ही मौजूद रहेगा जो कि इसके न्यूक्लियस में मौजूद होगा, तो इसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कोई भी मौजूद नहीं है और इसने चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे किसी दूसरे एटम को डोनेट कर दिया है, दे दिया है, तो डोनेशन से पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे कि ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन है। ठीक है, अब जो इन दोनों साइंटिस्ट ने एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था वो था प्रोटॉन ट्रांसफर की बेस पे था। यानी हाइड्रोजन आयन की बेस के ऊपर इन्होंने एसिड और बेसिस की थ्योरीज पेश की थी इंडिविजुअली तौर पे। होपफुली आपको प्रोटॉन की समझ आ गई होगी। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन that can donate a proton to other substance. एसिड वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान अपना प्रोटॉन किसी दूसरे सब्सटेंस को दे देता है। यानी एसिड वो होता है जो अपना प्रोटॉन किसी दूसरे सब्सटेंस को डोनेट कर देगा, वो एसिड होगा। और बेस, a base is a substance that can accept a proton from the other substance. और बेस ऐसा सब्सटेंस होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा दूसरे सब्सटेंस से। यानी कोई देने वाला हो और लेने वाला भी तो मौजूद होता है ना, तो इसी तरह जो बेस होगी वो अब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी और एसिड प्रोटॉन को, कोई भी सब्सटेंस अगर वो प्रोटॉन डोनेट कर देता है, दे देता है किसी दूसरे सब्सटेंस को, तो वो एसिड है। और जो सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, हासिल करेगा दूसरे सब्सटेंस से, उसको हम लोग बेस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
For example, HCl act as acid while NH3 act as a base. उसने मिसाल एक दी है कि HCl एसिड के तौर पे काम करेगा और NH3 बेस के तौर पे काम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरह एसिड और बेस के तौर पे काम करेगा। HCl ने रिएक्ट करना है NH3 के साथ। ठीक है, जब HCl NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl डिसोसिएट हो जाएगा, यानी आयन में चेंज हो जाएगा। इससे बन जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन आयन बन जाएगा और हमारे पास बन जाएगा क्लोरीन आयन बन जाएगा। अब चूंकि हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन का हमारे पास प्रोटॉन है। हाइड्रोजन का प्रोटॉन का ये मतलब है कि इसके हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, सिर्फ न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है एक, और इसके शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। चूंकि इसे अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, यानी इसने अपने आप को स्टेबल करना है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो हासिल करेगा NH3 के पास से, क्योंकि NH3 के पास लॉन पेयर मौजूद है। तो ये हाइड्रोजन आयन जो होता है या हाइड्रोजन का प्रोटॉन जो होता है वो चला जाएगा NH3 के पास और यहाँ से ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। चूँकि HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया है, यानी ये प्रोटॉन चला गया है NH3 के पास, तो HCl एसिड के तौर पे काम करेगा और NH3 बेस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि इसने प्रोटॉन हासिल किया है। ये H इसने हासिल कर लिया है, ये H इधर आ गया NH3 के पास, इसलिए NH3 बेस के तौर पे काम करेगा और HCl एसिड के तौर पे काम करेगा। ठीक है, और ये बना देंगे हमारे पास अमोनियम आयन बना देंगे और क्लोरीन आयन बना देंगे। तो हम लोगों ने ये देखा, जो प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, दे देता है, वो होता है एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, हासिल कर लेता है, वो होता है बेस। तो यहाँ पे HCl एसिड के तौर पे काम कर रहा है और NH3 बेस के तौर पे काम कर रहा है। होपफुली आपको इस एग्जांपल की समझ आ गई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं, when HCl dissolve in water, HCl act as acid, H2O as a base। अब हम इस एग्जांपल में देख लेते हैं कि HCl किस तरह एसिड के तौर पे काम कर रहा है और H2O किस तरह बेस के तौर पे काम कर रहा है। जब हम लोग HCl को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, हल करेंगे, तो हमारे पास रिएक्शन में हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और क्लोरीन आयन बन जाएगा। HCl डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, यानी H+ आयन बन जाएंगे और क्लोरीन आयन बन जाएंगे हमारे पास। हम लोगों को, अगर आप लोगों को वाटर का स्ट्रक्चर याद हो 9th क्लास में, तो हम लोगों को पता है कि वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन है। अभी मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन का प्रोटॉन वो होता है जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, यानी उसके पास सिर्फ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन मौजूद है और इसके पास शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। ठीक है, इसने स्टेबल होना है। ठीक है, और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए किससे आयन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये लेगा ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 जो हैं वो लॉन पेयर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोटॉन है ये चला जाएगा किसके पास, वाटर के पास। ठीक है, तो HCl ने यहाँ पे HCl ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया है, यानी ये जो प्रोटॉन है ये चला गया है वाटर के पास, तो इसने ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया है। प्रोटॉन डोनेट जो चीज़ करती है वो एसिड कहलाती है, इसलिए यहाँ पे HCl एक एसिड के तौर पे काम कर रहा है।
और यहाँ पे वाटर जो है H2O, ठीक है, ये एक बेस के तौर पे काम कर रहा है। क्योंकि बेस इसलिए है क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है, इसलिए ये बेस के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, तो HCl एसिड के तौर पे काम कर रहा है और H2O एक बेस के तौर पे काम कर रहा है, और इसके नतीजे में हमारे पास बना हाइड्रोनियम आयन बना और हमारे पास क्लोरीन आयन बना। हम लोगों ने ये, अगर आप लोग इस तस्वीर में देखें तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हम लोग इस पैराग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। It is a reversible reaction. In forward reaction, HCl act as acid. It donate a proton, whereas H2O is a base as it accept a proton. यानी इसमें उसने कहा है, इस लाइन में कहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आप लोग ये देखें, ये साइन डबल एरोज हैं, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है, कर रहे हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं, प्रोडक्ट डिकम्पोज होता है और दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। तो यानी ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन दो स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एक रिवर्स रिएक्शन होता है। अगर हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन देखें, यानी HCl जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये बना देगा हाइड्रोनियम आयन और बना देगा क्लोरीन, ठीक है, आयन। तो ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि HCl एसिड के तौर पे काम कर रहा है। एसिड के तौर पे इसलिए काम कर रहा है क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन जो सा है वो डोनेट कर दिया है वाटर को, ठीक है, और चूंकि HCl ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया है इसलिए ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है, और वाटर ने चूंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, हासिल कर लिया है, इसलिए ये वाटर एक बेस के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, हम लोग अब रिवर्स रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि यानी रिवर्स रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट बन गए ना, ये प्रोडक्ट डिकम्पोज होंगे और दोबारा चेंज हो जाएंगे रिएक्टेंट में। ठीक है, अब हम रिवर्स रिएक्शन को देख लेते हैं। इन दी रिवर्स रिएक्शन Cl यानी chlorine ion is a base as it accept a proton from the acid H3O plus ion. Cl ion is called a conjugated base of acid HCl. अब उसने कहा है कि रिवर्स रिएक्शन में, ये चूँकि रिवर्स रिएक्शन है यानी अब इसने डिकम्पोज होना है और चेंज होना है अगेन हमारे पास रिएक्टेंट में। तो रिवर्स रिएक्शन में वो कह रहा है कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन आयन है, ये कॉन्जुगेटेड बेस के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटेड बेस के तौर पे ये काम कर रहा है। ठीक है, ये आयन इज अ बेस, ये कॉन्जुगेटेड बेस के तौर पे काम कर रहा है क्योंकि इसने इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, क्लोरीन के टोटल जो होते हैं वो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल करना है किससे, H3O से। जब ये H3O से एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर देगा तो ये दोबारा चेंज हो जाएगा किसमें, HCl में। तो इसलिए उसने कहा है कि ये एक कंजुगेटेड बेस है। किसकी ये कंजुगेटेड बेस ही है, HCl एसिड की। ठीक है, इसी तरह ये H3O यानी हाइड्रोनियम आयन जो है वो कंजुगेटेड एसिड है। ठीक है, इसी तरह अब उसने ये नेक्स्ट कहा है कि इट्स मीन एवरी एसिड प्रोड्यूस अ कंजुगेट बेस एंड एवरी बेस प्रोड्यूस कंजुगेटेड एसिड, यानी हर एसिड कंजुगेट बेस बनाता है और हर बेस जो है वो कंजुगेटेड बेस बनाता है, और इसीलिए कंजुगेटेड एसिड और बेस का पेयर बनता है। देखें जैसे ये Cl है, ये कंजुगेटेड बेस है किसकी, ये कंजुगेटेड बेस है HCl की,
और ये कॉन्जुगेटेड एसिड है, ये किसका कॉन्जुगेटेड एसिड है, ये बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड है। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है जॉइन टुगेदर एज ए पेयर, यानी पेयर की फॉर्म में इकट्ठे होना। कॉन्जुगेट का मतलब होता है इकट्ठे होना, मिलना। ठीक है, किसकी फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में। जैसे HCl है, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो सी है वो क्लोरीन कॉन्जुगेटेड बेस है, किसकी कॉन्जुगेटेड बेस है, ये HCl की कॉन्जुगेटेड बेस है। और हाइड्रोनियम आयन कॉन्जुगेटेड एसिड है, और ये किसका कॉन्जुगेटेड एसिड है, ये वाटर का कॉन्जुगेटेड एसिड है, बेस यानी बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड है, यानी ये पेयर की फॉर्म है। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है, कॉन्जुगेट मीन्स जॉइन टुगेदर एज ए पेयर, पेयर की फॉर्म में इकट्ठे होना। अब हम लोगों ने पढ़ना है कि कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस क्या होती हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को देखना है कि कॉन्जुगेटेड एसिड की क्या डेफिनेशन है। Conjugated acid. A conjugated acid is a species formed by accepting a proton by a base. Conjugated acid एक ऐसी स्पीशीज होती है जो कि बेस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद बनता है, यानी उसने बेस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है, हासिल करना है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो कॉन्जुगेटेड एसिड है। और कॉन्जुगेटेड बेस क्या होती है, A conjugated base is a species formed by donating a proton by an acid. यानी कॉन्जुगेटेड बेस एक ऐसी शय होती है जो एक एसिड के प्रोटॉन को देने से बनती है, यानी प्रोटॉन की डोनेशन से बनती है। अब हम लोग इसकी एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास है एस्टिक एसिड CH3COOH, ये इसको हम लोग कहते हैं एस्टिक एसिड। और हमारे पास वाटर है, जब एस्टिक एसिड और वाटर ने रिएक्ट किया तो हमारे पास बना दिया एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। अब अगर हम लोग देखें एस्टिक एसिड जो कि एक एसिड है, कैसे एसिड है, हम लोग कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक एसिड है। जब एस्टिक एसिड डिसोसिएट होगा यानी आयंस में तब्दील होगा तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन आयन में और एसीटेट आयन। अब चूंकि हमारे पास हाइड्रोजन का प्रोटॉन है, आयन है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब इसके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो इसका ये मतलब है कि इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। ठीक है, इसने अपने आप को स्टेबल करना है, इसने अपने आप डुप्लेट कंप्लीट करना है। जबकि वाटर के पास हमें पता है कि 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो होता है, ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन जो होता है, ये चला जाएगा किसके पास, वाटर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये एस्टिक एसिड चूंकि प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है इसलिए ये एक एसिड है। और वाटर जो होता है, वाटर इसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वाटर के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो ये क्या करेगा कि ये इसको वाटर एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए ये वाटर जो होता है हाइड्रोजन को चूंकि एक्सेप्ट करेगा इसलिए वाटर एक बेस है। ठीक है, इसी तरह एसिटेट आयन एक कॉन्जुगेटेड बेस है और हमारे पास हाइड्रोनियम आयन एक कॉन्जुगेटेड एसिड है। According to Bronsted-Lowry concept, an acid and base work together to transfer a proton. That means a substance can act as acid proton donor only when the other substance stimulously behave as a base proton acceptor. Hence, a substance can act as an acid as well as a base depend upon the nature of the other substance. मतलब ये है कि इस नज़रिया के मुताबिक एसिड और बेस हमेशा प्रोटॉन ट्रांसफ़र करने के लिए ही इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि एक शय एक एसिड के तौर पे उस वक़्त रिएक्ट कर सकती है और दूसरी शय बेस के तौर पे रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, जो चीज़ अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगी वो एसिड के तौर पे काम करेगी,
और जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, हासिल करेगी, वो बेस के तौर पे काम करेगी। यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर एक एक ही टाइम में हो रहे होंगे, यानी कोई चीज़ प्रोटॉन को दे रही है, डोनेट कर रही है, ठीक है, और दूसरी चीज़ उस प्रोटॉन को हासिल कर रही है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो एसिटिक एसिड चूँकि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा है, ठीक है, वाटर को, तो एसिटिक एसिड किसके तौर पे काम करेगा, एसिड के तौर पे, और वाटर एक्ट करेगा बेस के तौर पे। यानी कोई चीज़ प्रोटॉन को डोनेट कर रही है तो एक चीज़ लेने वाली भी है, ठीक है, वो हासिल भी कर रही है। तो ये प्रोटॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस दोनों एक ही टाइम पे होंगी, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। हम लोगों ने 9th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ा था। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी इकट्ठी हो रही होती है और रिडक्शन भी साथ ही हो रही होती है। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पे रिडक्शन भी ज़रूर होगी। इस केस में भी ऐसा ही है। इस केस में ऐसा इसलिए है कि एक प्रोटॉन, एक सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो दूसरा सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। डोनेशन और एक्सेप्टेंस दोनों एक साथ होंगी। अगर कोई भी सब्सटेंस डोनेट कर रहा है तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस लेने वाला भी कोई लाजमी मौजूद होगा, तो इसलिए डोनेशन और एक्सेप्टेंस दोनों एक साथ होंगी। अब हम लोग एक और आगे एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O act as a base when it react with HCl as stated above, and as an acid when it react with ammonia such as। सबसे पहले हम लोग पानी की एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। पानी HCl के साथ बतौर बेस रिएक्ट करता है, ठीक है, और जबकि अमोनिया के साथ ये बतौर एसिड के तौर पे रिएक्ट कर रहा है। पानी जो सा है, वाटर, ये कहीं पे एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है और कहीं पे ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। इसकी दो क्वालिटीज़ हैं वाटर की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल में, ऊपर वाली एग्जाम्पल में वाटर बेस के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर, इस एग्जाम्पल में वाटर एसिड के तौर पे काम कर रहा है। तो वाटर की क्वालिटी है कि वाटर एक्ट एज एसिड एंड वाटर एक्ट एज ए बेस, यानी एसिड के तौर पे भी यहाँ पे काम कर रहा है और बेस के तौर पे भी काम कर रहा है डिफरेंट रिएक्शंस में, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वाटर ने जब H2O ने रिएक्ट किया NH3 के साथ, तो इसने बना दिया हमारे पास अमोनियम आयन बना दिया और हाइड्रोक्सिल आयन बना दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन डिसोसिएट हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन आयन में, और जो है हाइड्रोक्सिल आयन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन का ये प्रोटॉन है, हाइड्रोजन का प्रोटॉन का मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है इसके पास, सिर्फ इसके पास प्रोटॉन मौजूद है। इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। चूँकि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि NH3 के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि NH3 के पास लॉन पेयर भी मौजूद होता है। लॉन पेयर से मुराद है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और H प्लस के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो ये चला जाएगा NH3 के पास, ठीक है, और ये बना देगा अमोनियम आयन बना देगा और हाइड्रोक्सिल आयन बना देगा, ठीक है। तो ये चूँकि वाटर यहाँ पे वाटर अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, दे रहा है, तो इसलिए वाटर यहाँ पे एसिड के तौर पे काम कर रहा है। और चूँकि NH3 बेस के तौर पे काम कर रही है, बेस के तौर पे इसलिए काम कर रही है क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है, हासिल कर रही है, इसलिए ये बेस के तौर पे काम कर रही है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड के तौर पे भी काम करते हैं और बेस के तौर पे भी काम करते हैं, उन्हें हम लोग एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। अब डेफिनेशन है, सच अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड के तौर पे भी काम करते हैं,
बेस के तौर पे भी काम करते हैं, उनको हम लोग एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक बोलते हैं। अब यहाँ पे चूँकि इसकी एग्जांपल हमारे पास है वाटर, इस अगर आप लोग ये इक्वेशन देखें तो यहाँ पे वाटर बेस के तौर पे काम कर रहा है और इस इक्वेशन में वाटर एसिड के तौर पे काम कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे काम करते हैं उन्हें हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं और इसकी वाटर एग्जांपल है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसे अच्छे से याद करना है। अब हम लोग इसकी लिमिटेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन क्या थी, यानी ये किन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जिसकी वजह से इनका नज़रिया ये जो सा है कॉन्सेप्ट है वो महदूद होकर रह गया था। It has been observed that there are certain substances which behave as acid. True, they do not have the ability to donate a proton. For example, SO3. Similarly, CaO, calcium oxide, behave as a base, but it cannot accept a proton. These observations prove the limitation of Bronsted-Lowry concept of acid and base. ये मुशाहदा किया गया कि कुछ अशिया प्रोटॉन नहीं दे सकती मगर फिर भी वो एसिड के तौर पे रिएक्ट करती हैं, ठीक है, यानी ये SO3 है, ठीक है। अब SO3 कोई भी प्रोटॉन नहीं दे सकती क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन आयन नहीं मौजूद है, ठीक है। जब इसके पास हाइड्रोजन प्रोटॉन ही नहीं मौजूद, SO3 है, तो इसके पास हाइड्रोजन का प्रोटॉन ही मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये एसिड के तौर पे काम करती है, ये एक एसिड के तौर पे काम करती है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सिमिलरली CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बिहेव एज ए बेस, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बेस के तौर पे काम करती है, ठीक है, और बेस लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो ये जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिड और बेस के तौर पे काम करते हैं, ये ना तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इनके लिए नहीं था कि ये सिर्फ और सिर्फ बेस कर रहा था, प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बेस पे काम कर रहा था। लेकिन अब ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जिनके पास प्रोटॉन मौजूद नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। These observation prove the limitation of Bronsted-Lowry concept of acid and base. ये वाली ऑब्जर्वेशन थी, इन्हीं वजह से, इसी की वजह से उसकी लिमिटेशन लग गई कि उसका ये कॉन्सेप्ट जो सा है वो लिमिटेड होके रह गया। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आता होता है, आप लोगों ने कंप्लीट अच्छे से इसको याद करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।